नमस्कार, साधना न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम राज रंग में आपका स्वागत है। मैं एसएन विनोद फिर हाजिर हूं एक अत्यंत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दे के साथ, जो कि जुड़ा है हमारे कश्मीर से। दुर्भाग्य से देश के कुछ हिस्सों में कुछ कथित नेताओं द्वारा राजनीतिक हित साधने के लिए लंबे समय से अलगाववाद की आवाज उठाई जा रही है, और इनमें सबसे मुखर है कश्मीर के अलगाववादी, जो राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में लिप्त है। और यह भी चोरी छुपे नहीं बल्कि डंके की चोट पर 26/11 यानी मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद के साथ जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक की तस्वीरें सामने आने से देश की सियासत में हलचल मच गई है। यासीन मलिक जब इस्लामाबाद में अफजल गुरु की फांसी के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठा तो मुंबई हमले का सरगना हाफिज सईद भी वहां मौजूद था। लेकिन आम जनता को इससे आश्चर्य नहीं हुआ है, बल्कि दुख है कि क्या हमारी सरकार पूरी तरह से ऋणविहीन है? क्या सरकार में गैरत पूरी तरह खत्म हो गई है? मलिक और हाफिज के एक मंच पर दिखने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार सिंधे फरमाते हैं वे इस मामले पर गौर करेंगे। बीजेपी ने बयानबाजी कर अपना विपक्षी दल होने का धर्म निभाया और कहा कि यह आतंकवाद पर सरकार और कांग्रेस की ढुलमुल नीति कर दी जाए। यह कोई पहला अवसर नहीं है जब कश्मीरी नेताओं ने सीमा पार के आतंकवादियों से मुलाकात की हो। पिछले साल दिसंबर में मिर्वाइज उमर फारूक के नेतृत्व में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एक प्रतिनिधिमंडल अपनी पाकिस्तानी यात्रा के दौरान हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन प्रमुख सईद सलाहुद्दीन से मिला था। क्या यासीन मलिक का हाफिज सईद के साथ मन साझा करना राष्ट्रद्रोह नहीं है? क्या वक्त नहीं आ गया है कि सीमा पार से चल रहे आतंकवाद को पूरी तरह से उखाड़ फेंका जाए? क्या इन सपोलों के खिलाफ तत्काल कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? इन सभी मुद्दों पर आधारित है हमारा आज का राजरंग, कश्मीर के सपोले। तो शुरू करते हैं आज का राजरंग। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है रिटायर्ड ब्रिगेडियर विजय शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही रायपुर से जुड़ेंगे छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हाजी सलीम अशरफी, और इंदौर से जुड़ेंगे बीजेपी नेता शंकर लालवानी। शर्मा जी, अभी आपने देखा कि जो हालात पैदा हुए हैं अफजल गुरु, आतंकवादी अफजल गुरु के फांसी के बाद, इसके प्रतिक्रिया कश्मीर घाटी में तो हुई ही, पड़ोसी पाकिस्तान में हुआ, और अब हमारे हिंदुस्तान में भी जो प्रतिक्रिया देखने को आ रही है वो कुछ अच्छे संकेत नहीं दे रही है। अभी जो 2 दिन पहले यासीन मलिक जो जेल के अलगाववादी नेता है, वो जब इस्लामाबाद में थे, उन्होंने अफजल गुरु के फांसी के बाद वहां एक दिन का सांकेतिक भूख हड़ताल रखा, और उस मंच पर मुंबई हमले का था 26/11 का मास्टरमाइंड हाफिज, कुख्यात आतंकवादी जो हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल, उनके साथ मंच पर दिखा। अब स्वाभाविक सवाल यह उठता है कि क्या यह कोई साजिश तो नहीं है? जैसा कभी आपने आपको बताया कि ऐसा पहले भी हुआ, पिछले दिसंबर में ही हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को लोग जब पाकिस्तान गए थे, उनकी मुलाकात भी हाफिज से हुई थी। इसमें अब यह कहा जाए क्या यह राष्ट्रद्रोह नहीं है? हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि हम इस पर गौर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि यह ढुलमुल नीति कांग्रेस की, माने बिल्कुल विपक्ष की भूमिका में आकर। लेकिन जब मामला राष्ट्रद्रोह का आता है, मैं ब्रिगेडियर शर्मा को याद दिलाना चाहता हूं, कभी पिछले सप्ताह जब हमारे सीएजी अर्थात विनोद राय ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वहां पर जब कुछ बयान दिए थे जिसमें भारत सरकार की नीति की आलोचना की थी, तब हमारे देश के राजनेताओं ने, केंद्रीय मंत्रियों ने भी, अन्य नेताओं ने भी, और इस देश के जो बुद्धिजीवी वर्ग है, हमारे भूतपूर्व सीबीआई के डायरेक्टर, हमारे लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल भूतपूर्व, इन सबों ने एक स्वर से कहा था कि यह राष्ट्रद्रोह है विनोद राय को बाहर विदेशी भूमि पर जाकर भारत सरकार की आलोचना करने का अधिकार प्राप्त है। और अब एक भारत की नागरिकता प्राप्त यासीन मलिक पाकिस्तान में दूसरे मुल्क में जाता है
और इंडिया के मोस्ट वांटेड के साथ मंच डैश शेयर करता है, क्या यह राष्ट्रद्रोह नहीं है? आप किस रूप में देखेंगे? सबसे मुख्य बात तो यह है जी कि भारत की एकता, अखंडता और इसकी स्वायत्तता यह सर्वोपरि है और इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। और इसके लिए भारत का कोई भी नागरिक, जिसमें जेएनके के नागरिक शामिल हैं, जम्मू कश्मीर के, चाहे वो वैली हो, चाहे लद्दाख हो और चाहे वो जम्मू हो, जम्मू रीजन हो, सब जितने नागरिक हैं वो इसके लिए उनकी प्रतिबद्धता आवश्यक है, निश्चित होनी चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, पहली बात। जी। दूसरी बात यह है कि किसी भी भारतीय नागरिक को पृथकतावादी कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। अगर वह ऐसी कोई कार्रवाई करता है तो उस पर कानून के तहत जो भी कड़ी कार्रवाई होती है उसको करना चाहिए, दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि अगर कोई भारत का नागरिक विदेश जाके, खास तौर से पाकिस्तान में जाके वहां पर सांकेतिक भूख हड़ताल करता है और ऐसे आदमी के साथ मंच पर आता है और मंच पर एक सुर में बोलता है जो कि भारत का एक डिक्लेयर्ड कुख्यात आतंकी है, तो यह भी एक भारतवर्ष के प्रति विद्रोह की बात है। तीनों बातों को देखते हुए यह बात साफ साफ है कि यासीन मलिक का जो सांकेतिक भूख हड़ताल है एक, और उसका जो लश्कर-ए-तैयबा के और 26/11 के आतंकवादी के साथ जो उसका एक सुर मिला के बोलना है, यह भारत की स्वायत्तता, स्वतंत्रता, अखंडता और भारत के प्रति जो एक वफादारी होनी चाहिए उसके बिल्कुल खिलाफ है। और दूसरी बात यह है कि भारत सरकार ने इस बात की कोई निंदा नहीं की है और अगर शिंदे का बयान जो गृह मंत्री है, हम गौर करेंगे, अगर शिंदे का बयान यह कहना, इस बयान में जो भी उन्होंने कहा, उससे पहली बात तो यह लगती है कि शायद वो इस बात से कहीं डर रहे हैं कि अगर मैं कहूंगा कि इसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा तो शायद इनके ऊपर कोई आंच आए, और इसके ऊपर आंच आना ही नहीं, यह भारत की स्वतंत्रता, स्वायत्तता के जो कस्टोडियन है गृह मंत्री, जो कस्टोडियन है, तो उनका ऐसा कहना, ल्यूकवार्म आंसर देना भारत के एक वीक स्टेट होने का बिल्कुल उसका एक बिल्कुल समझ। हम चर्चा को जारी रखेंगे और जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल लगता है कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री का जो बयान आया वह दर्शाता है कि हम कहीं न कहीं ऐसे मुद्दों के सामने कमजोर हो जाते हैं। हम एक बार देख लें कि आखिर ये यासीन मलिक और हाफिज सईद है कौन है यासीन मलिक? अक्सर विवादों में रहने वाला यासीन मलिक JKLF के एक धड़े का नेता है। अलगाववाद का झंडा बुलंद करने वाला यासीन मलिक कश्मीर की स्वायत्तता के पक्ष में है। मलिक ने 1987 में भारतीय वायुसेना के 4 जवानों की हत्या करना कबूला। इसके बाद कई बार गिरफ्तारी हुई, कई साल जेल में बिताए। 2007 में सफर-ए-आजादी का आंदोलन छेड़ा, जिसका उद्देश्य भारत विरोधी माहौल पैदा करना था। मलिक सहयोगियों के साथ घाटी के 3500 से ज्यादा गांव, कस्बों का दौरा किया और सभाएं ली। पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना उसका आदर्श है। सीमा पार के आतंकवादियों से संपर्क के लगते रहे हैं आरोप। कौन है हाफिज सईद? आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक सईद भारत की सर्वाधिक वांछित अपराधियों की सूची में शामिल। मुंबई के 26/11 के बाद भारत ने पाकिस्तान से सौंपने को कहा। पाकिस्तान के प्रतिबंधित संगठन जमात-उल-दावा का प्रमुख अमेरिका ने की है सईद पर $1 करोड़ के इनाम की घोषणा। अमेरिका की दुनिया में आतंकवाद के लिए जिम्मेदार लोगों की सूची में हाफिज सईद दूसरे स्थान पर। मुंबई आतंकी हमलों में उसकी भूमिका को लेकर भारत का सईद के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने उसे विशेष निगरानी सूची में रखा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मुंबई आतंकी हमलों के तुरंत बाद दिसंबर 2008 में जमात-उद-दावा को आतंकवादी संगठन घोषित किया। सईद आजादी से पाकिस्तान में न सिर्फ घूमता है बल्कि सार्वजनिक तौर पर भारत विरोधी सभाओं को संबोधित भी करता है।
तो हमने देखा कि हाफिज सईद और यासीन मलिक का पार्श चीख चीख कर कह रहा है कि ये देशद्रोही है और अलगाववाद में विश्वास रखते हैं, इनके आदर्श जिंदा रहे हुए हैं और इनके जो करतूत देखे गए हैं ये सारे इस बात को प्रमाणित करते हैं, चिन्हित करते हैं कि ये घोर राष्ट्र विरोधी हैं, ये देश के दुश्मन हैं, देश में रह करके आस्तीन का सांप बने हुए। अब हम देख लेते हैं कि यासीन मलिक ने आखिर कहा क्या था। Absolutely lie. I was 24 hours on the hunger strike in the street in Islamabad Press Club. All the leaders from Azad Kashmir, they came there, and Hafiz Saeed also came there for 15 minutes, as has come many other people, thousands of people there. प्रिय मिश्रा, अभी आपने देखा कि इनका जो बैकग्राउंड जो देखा आपने दोनों, ये तो कहीं शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि ये दोनों, माने वो तो पाकिस्तानी है, हमारा नागरिक नहीं हाफिज सईद, लेकिन यासीन मलिक जो भारतीय नागरिक है और कश्मीर भारत में रह करके अपनी सक्रियता का जाल उसे फैला रखा है, वह एक देशद्रोही है। इसके हालांकि वो इनकार कर रहे हैं, लेकिन जो बातें सामने आ चुकी, जो तस्वीर आगे जो खबरें आई है, वह इनके सफाई को झुठला रही है। ऐसे में जब इसकी प्रतिक्रिया जो है, अब जब आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि भारत सरकार कहीं ना कहीं रीढ़ विहीन, स्पाइनलेस नजर आ रही है। ऐसा क्यों होता है कि जब जब ये मौका आता है, जैसे मैंने कहा विनोद राय का सीएजी का मामला, तब तो सारे लोगों ने कह दिया, मंत्रियों ने सामने आकर कह दिया कि साहब ये देशद्रोह है, देशद्रोह है। लेकिन जो सचमुच देशद्रोह के काम में लिप्त है और जो दुश्मन देश में जाकर डंका पीटता है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने में हम क्यों हिचक रहे हैं? यह तो बड़ी जाहिर सी बात है। आज तक जो 11 साल 12 साल का अरसा हुआ, जिसमें फांसी देनी थी अफजल गुरु को, इतना पहले सजा हो गई थी, 6 साल उसके बाद दौरान हुआ, तो कहीं ना कहीं भारतीय अखंडता, भारतीय स्वतंत्रता, भारतीय एकता, इसके प्रति जो सरकार है आज के दिन में, उसको कहीं ना कहीं राजनीति से ज्यादा लगाव है और भारत की जो वाकई इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी ऑफ नेशन, उससे कहीं लगता है कि उनको उतना लगाव नहीं है। वो अपने राजनीतिक मामलों को ज्यादा ऊपर रखते हैं, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और यही कारण है कि जब नेशनल सिक्योरिटी का मामला आता है तो नेशनल सिक्योरिटी को उस लेवल पर नहीं टैकल करते हैं जिस लेवल पर टैकल होना चाहिए। और इसका नतीजा यही है कि जो सेपरेटिस्ट हैं वो पनप रहे हैं, वो फल फूल रहे हैं और हर दिन और स्ट्रांग हो रहे हैं, क्योंकि उनको ये मालूम है कि अगर मैंने ये सब किया और भारत के खिलाफ या तो मैंने लेक्चर दिए या मैंने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई किया या मैंने उनके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा किया या इश्तिहार किया, तो हमारा कुछ भी नहीं होगा, इंप्यूनिटी से हम बचे रहेंगे। लेकिन मैं दोहरा चाहूंगा कि ये तो राजनीतिक मोर्चे पर भी यह भारत सरकार की विफलता है। हमारे एक पूर्व केंद्रीय मंत्री कश्मीर के मुफ्ती मोहम्मद सईद का कहना है कि अफजल गुरु के फांसी से घाटी में शांति प्रक्रिया वो धीमे धीमे उसका आघात पहुंचेगा। तो क्या हम ये मान लें कि देश के दुश्मनों को संरक्षण देकर उन्हें सहरा करके ही शांति की प्रक्रिया जारी रखी जा सकती है? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। मैं भी यही कह रहा हूं कि जहां तक यह देश के एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने या हमारी नीतियों ने इन लोगों को इतनी खुली छूट दे दी है या इनके साथ इतना नरमी का व्यवहार किया है कि यह कुछ भी कहते हैं और कुछ भी कह के वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं, उनका कोई बाल बांका नहीं होता है। मेरा कहना यह है कि इन सब चीजों का जो रिप्राइजल है, इन सब चीजों के प्रति जो देश का रवैया होना चाहिए या सरकार का रवैया होना चाहिए, वो सख्त होना चाहिए, कड़ा होना चाहिए और वो ऐसा जवाब होना चाहिए कि ये लोग फिर पृथकतावाद की बात न करें। और अगर इनको अलाउ किया है पाकिस्तान जाने के लिए, वहां पर जाके ये जो भी कह रहे हैं और उसके बारे में अगर हम आज कोई प्रतिक्रिया ऐसी नहीं दे रहे हैं जिससे कि एक कड़ा मैसेज आए, तो इसमें सरकार की ढिलाई है। बिल्कुल, यासीन मलिक को पाकिस्तान जाने की इजाजत देकर भी भारत सरकार ने गलती की थी और वहां जो कुछ उसने किया उसके ऊपर जो प्रतिक्रिया भारत सरकार कर रही है वो एक ठंडी प्रतिक्रिया है। हम इस चर्चा को आपके साथ जारी करेंगे। तब को हम चलते हैं छत्तीसगढ़, रायपुर स्टूडियो में हमारे साथ
वो छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम अशरफी मौजूद है, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। अशरफी साहब, आपको हमारी आवाज मिल रही है? इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अशरफी साहब, धन्यवाद। अभी आपने देखा कि एक अलगाववादी नेता यासीन मलिक इस्लामाबाद में एक मंच शेयर करते हैं हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के साथ। हाफिज सईद बताने की आवश्यकता नहीं, आप अच्छी तरह जानते हैं कि 26/11 अर्थात मुंबई के पर हमले का मास्टरमाइंड है और अमेरिका में जो आतंकी सूची विश्व व्यापी जारी की उसमें भी उसका स्थान उसका दूसरे नंबर पर है। ऐसे भारत विरोधी तत्वों के साथ बैठ करके यासीन मलिक ने आखिर क्या संदेश दिया है और भारत सरकार को तत्काल उस पर क्या कदम उठाना चाहिए? आप क्या सोचते हैं सफी साहब? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभारी और मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऐसे विषय को उठाया है। धन्यवाद जी। जो आज देश का ज्वलंत विषय है जी। और मैं अपने दोनों सम्मानी जो साथी हैं उनके बातों से पूरी तरह से मैं सहमत हूं कि उन्होंने जो भी बातें रखी हैं वो आज के परिवेश में पूरी सटीक हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा जी कि कश्मीर को अलगाववादियों ने स्वायत्तता की मांग करके एक ऐसी जो फिजा का निर्माण कर दिया है कश्मीर में जी, जिसकी वजह से केंद्र सरकार की जो ढुलमुल नीति है उस ढुलमुल नीति ने अलगाववादियों का हौसला बढ़ा दिया है जी। आज जरूरत इस बात की है जी कि अगर हम कश्मीर के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तरफ अगर हम ध्यान देंगे जी तो सबसे पहली बात तो यह आती है जी कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, जी भारत का अभिन्न अंग रहेगा जी और भारत का भी अंग था। जी। ये सारी जो चीजें हैं आज की तारीख में शायद केंद्र की सरकार भूल चुकी है। सबसे पहली बात तो यह है जी कि कश्मीर को भारत का अंग केंद्र की सरकार मानती है या नहीं। अगर मानती है तो ऐसे अलगाववादियों की हिम्मत और हौसला अफजाई हो ही नहीं सकती कि वो इस तरह के अलगाववादी बातों का उल्लेख वो पाकिस्तान जाकर करें। जी केंद्र की सरकार को आज की तारीख में यह बात स्पष्ट करना चाहिए जी क्या वो अलगाववादियों को बढ़ावा दे रही है, जी क्या वो आतंकवादियों के साथ हाथ मिला रही है, जी क्या वो पंथ निरपेक्षता के नाम पर जी तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए या देश की एकता और अखंडता का सौदा वो कुर्सी और सत्ता के लिए करना चाहती है। जी जब तक केंद्र की सरकार इन सब चीजों के पीछे पड़ी रहेगी तब तक कश्मीर के अलगाववादी के बातों को आवाम के में लाती रहेगी और जिससे इस देश में ये बात का साफ संदेश जा रहा है। अशरफी साहब, आप हमारे साथ स्टूडियो में बने रहिए। अशरफी साहब, हमारा एक समय हो चुका है एक छोटे से विराम का, हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। आप हमारे से स्टूडियो में रखे, विराम के बाद हम तुरंत लौटते हैं इस चर्चा को बढ़ाने के लिए। हमारे इस विशेष कार्यक्रम राजरंग में आप सबों का फिर से स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे थे कश्मीर के सपोले अर्थात यासीन मलिक की। हमारे साथ हमारे रायपुर स्टूडियो में अशरफी साहब बने हुए हैं। अशरफी साहब, आप बता रहे थे विराम के पहले कि कश्मीर घाटी में अलगाववाद की हवा को रोकने में भारत सरकार कहीं ना कहीं विफल रही है, वो अंकुश नहीं लगा पाई है। तो आप जरा यह स्पष्ट करें कि आखिर वहां पर अलगाववाद की हवा को तेज गति कौन प्रदान कर रहा है। मैं बता दूं कि अभी अभी हमारे पाकिस्तान के विदेश विभाग के प्रवक्ता अजम खान ने एक बयान देकर कहा है कि हम, हालांकि उन्होंने अफजल गुरु की फांसी पर कोई टिप्पणी करने से यह कहकर इनकार किया कि वो इसकी प्रक्रिया में हम नहीं जान चाहते हैं, लेकिन यह कहने से नहीं चुके कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, उनकी भावना के साथ, उनकी आकांक्षाओं के साथ हम अर्थात पाकिस्तान बना हुआ है, उनका साथ देता रहेगा। ऐसी हालत में तो साफ है कि उन्हें हवा दिया जा रहा है सीमा पार से, और वहां से जो प्रशिक्षण प्राप्त
यासीन मलिक जैसे अलगाववादी नेता वहां मौजूद हैं जो भारत के टुकड़ा करने पर आमद आए। आप इसका क्या हल, जैसे आपने कहा कि भारत सरकार विफल साबित हो रही है, अशरफी साहब आप इसका हल कैसे निकालना चाहेंगे? अगर एक जिम्मेदारी आपको दी गई तो आप कौन सी समस्या का समाधान सामने रखेंगे? देखिए, मेरे विचार से सबसे पहली बात तो यह है जी कि केंद्र सरकार को आज की तारीख में अपनी नीति को पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता है। जी कश्मीर के संबंध में, जी कश्मीर के मामले में सबसे पहली बात तो यह है जी कि वहां की जो सरकार है, उसके जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला साहब, जी। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने एक बयान दिया था जी कि कश्मीर दो देशों के विलय का मामला है जी। जो कुछ शर्तों के साथ हुआ था। मेरी ओर से ये बात आप समझ लें जी। कि ये जो वक्तव्य है ये मुकम्मल तौर पर देशद्रोही उनका बयान है। जी जी और वो कश्मीर के मुख्यमंत्री है जो भारत की अनुदान से उस राज्य को चलाता है। जी पहली बात। दूसरी बात, केंद्र की सरकार वोट बैंक की राजनीति करने के लिए कश्मीर का मुद्दा बना के रखी है। आज पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। मेरा ये नजरिया है, हमारे देश में 1 करोड़ से ज्यादा भूतपूर्व सैनिक हैं, उनमें से 10 लाख लोगों को हथियार देकर कश्मीर में आज बसाने की आवश्यकता है। दूसरी बात यह है, आज जो उमर अब्दुल्ला साहब जो ये फौजों को वहां से हटाने की बात करते हैं, स्पेशल आर्म फोर्स एक्ट को खत्म करने की बात करते हैं, वो सीधे सीधे हिंदुस्तान पे तमाम आतंकवादियों को लाने का निमंत्रण दे रहे हैं। तीसरी बात कि आज की तारीख में कश्मीर का सारा नियंत्रण सेना के हवाले होना चाहिए। चौथी बात, आज की तारीख में कश्मीर के विषय में और आतंकवादियों के विषय में पाकिस्तान से चर्चाएं बहुत हो गई, अब यह समाप्त होना चाहिए। जी हिंदुस्तान में 22 फरवरी 1994 को संसद के दोनों सदनों द्वारा जो एकमत से प्रस्ताव पारित हुआ था कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हम वापस किस तरह से ले, उस पर तुरंत सेना की कार्रवाई होनी चाहिए और पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया जाना चाहिए कि अगर तुम आतंकवादियों को कैंपों को तुम नष्ट नहीं करते हो तो भारत वहां पर बम गिराकर उसको नष्ट करेगा। मेरी निगाह से केंद्र की सरकार जब तक इस तरह की कोई योजना बना के कार्य नहीं करती, कश्मीर में अलगाववादी। अच्छा भैया, हम चर्चा को जारी रखेंगे। एक समय और हो गया छोटे से विराम का, इसके बाद हम फिर आपके पास लौटेंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। विराम के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम सीधे चलते हैं रायपुर, जहां हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सलीम अशरफी साहब। अशरफी साहब, आप बता रहे थे कि कश्मीर में जो अलगाववाद किया हुआ है और वहां कभी किसी न किसी रूप में शासन के द्वारा उसे गति प्रदान किया जा रहा है और आपने इसके समाधान के रूप में सैनिक हल की ओर भी इशारा किया गया है। क्या आप समझते हैं कि जिस प्रकार वहां पर जो वातावरण है, अभी तनाव का वातावरण, कर्फ्यू लगा हुआ है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 3 दिनों का राष्ट्रीय शोक जाहिर कर दिया है, पाकिस्तान में प्रतिक्रिया हो रही है, हमारे हिंदुस्तान में भी प्रतिक्रिया हो रही है, उस पर हम बाद में आएंगे। फिलहाल आपसे एक सीधा सवाल और आखिरी सवाल यह कि क्या कश्मीर में सैनिक समाधान ही हल है? अंतिम हल सैनिक समाधान है। राष्ट्रपति शासन वहां पर लगाकर पूरा कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन सेना के हवाले होना चाहिए। इससे बेहतर कोई विकल्प वहां पर कश्मीर समस्या का नहीं हो सकता। कितने वर्षों से ये समस्याओं का हल करने के लिए वार्ताएं करती गई और सबसे बात है, हमारे दिल में हमारे मन में भावना क्या है? केंद्र सरकार की जो भावना है वो सारी सत्ता की तरफ ध्यान में रहती है। वो हमेशा जो भी काम करती है वोट बैंक की राजनीति को लेकर करती है और इसका स्पष्ट उदाहरण अफजल गुरु को फांसी देना है और इतने वर्षों बाद उसको विलंब करना क्या आवश्यकता है बताइए।
वो नहीं चाहते कि हमारा जो वोट बैंक मुस्लिम समाज का है वो हमसे हटे। उनको खुश करने के लिए भले कश्मीर का हमसे जो लोग छीन लें, हमारा अभिमान हमसे दूर कर लें, उसकी उनको चिंता नहीं है। उनको चिंता सिर्फ अपने वोट बैंक की रहती है। अभी आप देखिए, ये आपके अभी एक इंटरलोकेटरी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को पेश करी गई, दिलीप पड़गांवकर साहब ने पेश किया। आप उस रिपोर्ट का जो अवलोकन करिए, वो पूरी की पूरी रिपोर्ट अलगाववादियों की भाषा में लिखी गई पूरी रिपोर्ट है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को वो कहते हैं कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है। इतनी सी बात पे मैं समझता हूं कि इस पूरी रिपोर्ट को फाड़कर कचरे के टोकरी में फेंक देना चाहिए। 370 से विशेष दर्जा ये अस्थायी है। संविधान में इसकी विवेचना अस्थायी धारा के अंतर्गत की गई है। कितने वर्षों से आज वहां पर वो लागू चली आ रही है। जब भारतवर्ष का मुसलमान बिना 370 के हिंदुस्तान में रह सकता है, तो कश्मीर का मुसलमान बिना 370 के कश्मीर में क्यों नहीं रह सकता? कश्मीर की कोई समस्या नहीं है। साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। अब आगे भी आपके अमूल्य विचारों का लाभ उठाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी विशा जी, आपने सुना कि हमारे अशरफी साहब ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि हमारे कश्मीर, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की भाषा स्वयं अलगाववादी है। और उन्होंने जो पिछले कुछ दिनों पहले जो बयान दिया था कि जम्मू कश्मीर का जो विलय जो भारत में हुआ था कुछ शर्तों के साथ हुआ था, अर्थात ये उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो आज से 4-5 दशक पहले वहां के अलगाववादी तत्व शुरू की थी। और इनके ग्रैंडफादर ने भी बाद में अपना विचार बदल के शेख अब्दुल्ला ने कुछ ऐसी भाषा कहा था। दूसरी बात, इन्होंने यह कहा कि केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाया कि कांग्रेस जो है वोट बैंक की राजनीति के कारण कश्मीर समस्या को जीवित रखे हुए वो इसका समाधान चाहते ही नहीं है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो उन्होंने सुझाव यह दिया कि भारत में लगभग 1 करोड़ जो अवकाश प्राप्त सैनिक, आप वरिष्ठ अधिकारी रेलवे सेना में, आप इसकी पुष्टि करेंगे, उसमें से 10 लाख लोगों को हथियार बंद कर कश्मीर घाटी में भेज देना चाहिए और पूरा के पूरे शासन उनके हवाले कर देना चाहिए। वहां राष्ट्रपति शासन लगा दे। हालांकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन उनकी भावना यह है कि वहां पर उस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और सेना के हवाले वहां का शासन सुपुर्द कर देना चाहिए। आपके क्या इस पर विचार? देखिए, कश्मीर के समस्या का समाधान 3 बातों में निहित है। पहली बात तो यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कश्मीर के लिए, जैसे आर्टिकल 370 है, और पहले जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद तो वहां पर 2 प्राइम मिनिस्टर हुआ करते, एक प्राइम मिनिस्टर वहां पर था, उनका फ्लैग अलग था, आर्टिकल 370 उनका था और उनका एक विधान भी अपना अलग था। तो उस व्यवस्था से थोड़ा कमी आई है, लेकिन आर्टिकल 370 है तो सबसे पहले तो उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है उसमें संशोधन होना चाहिए और उस संशोधन से दशा सुधरेगी। मैंने आर्टिकल 370 को निरस्त कर देना चाहिए। पहली बात। दूसरा बात यह है कि वहां की जो मानसिकता है, खास तौर से वैली की, वहां पर इतना आतंकवाद फैल गया है कि आतंकवाद की वजह से जो वहां पर पंडित थे, कश्मीरी पंडित, और वहां पर जो सिखों की पॉपुलेशन थी वो इतनी कम हो गई है और लोग इतने बाहर निकल गए हैं कि वहां का एक डेमोग्राफिक बैलेंस गड़बड़ हो गया है। उस डेमोग्राफिक बैलेंस की जो गड़बड़ी है उसका पाकिस्तान पूरा फायदा उठा रहा है, उनको भड़का रहा है और उनको धर्म के नाम पर गुमराह कर रहा है। तो उसका जो रोकथाम है यह दूसरा इलाज है उसका। और तीसरा यह है कि जितने पृथकतावादी वहां के लोग हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए, कानून उनको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, प्रशासन उनको प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए, उनके साथ नरमी नहीं बरतना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जब आर्टिकल 370 हट जाएगा तो वहां पर फ्री सेटलमेंट इंडिया के लोगों का होना चाहिए और उसमें कैसे लोगों का होना चाहिए और कैसे उसको उसके डेमोग्राफिक बैलेंस को ठीक करना चाहिए, यह तो सरकार को डिसाइड करना पड़ेगा।
मैं ये समझता हूं कि जो ये तीनों तरीके हैं, इनका एक कंपोजिट अप्रोच होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि देखिए वहां के जो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं जी उमर अब्दुल्ला साहब, उनके बातों में और उनके पिताजी जो यहां पर केंद्र में मंत्री हैं उसमें भी एक बहुत बड़ा गैप है। और उनके पिताजी ये कहते हैं कि केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है और ये जो अफजल गुरु की फांसी हुई है ये वैधानिक है। और उनके लड़के साहब ये कहते हैं कि इससे बहुत अफसोस है। शुरू में तो उन्होंने यह कहा कि सब लोग क्वाइट रहें, सब लोग कोई वहां पर दंगा ना हो, कोई वहां पर गर्मा गर्मी ना हो, लेकिन अब उन्होंने अपनी भाषा बिल्कुल चेंज कर दिया है, प्लेइंग टू गैलरी है। तो कहने का मतलब यह है कि जहां पर जब वहां का इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर इस तरीके की बातों में आ जाता है तो बढ़ावा मिलता है पृथकतावादी एलिमेंट। बिल्कुल, ये जो हमारे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है वो स्वयं ही अलगाववाद की भाषा बोलने लगे, ऐसा ब्रिगेडियर मिश्रा कर रहा है और इससे वहां पर अलगाववादी तत्वों को मदद मिलती है, उनके प्रेरणा मिलती है। अब हमारे साथ हमारे इंदौर स्टूडियो में बने हुए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता शंकर लालवानी जी, अब सीधे उनके पास चलते हैं, उनकी राय भी लेंगे। लालवानी जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपको हमारी आवाज मिल रही है लालवानी जी? लालवानी जी, हमारी आवाज मिल रही है आपको? अच्छा, लगता है कि कोई तकनीकी कार्य से जुड़ा, उनके पास फिर आएंगे। जैसा आपने कहा बिल्कुल, जैसे बिल्कुल सही है कि उनका जो ऐसा व्यवहार है। अच्छा, हम लालवानी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम एक बार इंदौर चलते हैं अपने स्टूडियो। लालवानी जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको हमारी आवाज मिल रही है लालवानी जी? जी बिल्कुल आवाज मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद लालवानी जी। अभी आपने चर्चा सुनी होगी कि जो हम लोग बात कर रहे थे यासीन मलिक, जिसको हम सपोले, कश्मीर के सपोला के रूप में देख रहे हैं, उन्होंने जो हाफिज सईद से राहुल वहां इस्लामाबाद में मुलाकात की, एक मंच शेयर किया, उसके जो संदेश जो बाहर आए वो बहुत ही खतरनाक संकेत आए हैं। अभी आपने ब्रिगेडियर मिश्रा की बातें सुनी और इसके पहले जो हमारे शफी साहब थे रायपुर से, उन लोगों की राय यह है, पहली राय है कि ये इस समस्या का समाधान नीत है नंबर 1, ये जो संविधान के धारा 317 आर्टिकल 370 उसे निरस्त किया जाए। जम्मू कश्मीर घाटी में लोगों की सोच में परिवर्तन इसलिए जरूरी है, वहां जो लोकतांत्रिक संतुलन, डेमोक्रेटिक बैलेंस जो है उसे ठीक किया जाए, जैसा ब्रिगेडियर मिश्रा ने कहा। लेकिन इन सबों के अलावा सबसे जो आवश्यक बात वह यह है कि वहां जो निर्वाचित सरकारें आती रही हैं उनके सुर आप आरंभ से देख लें, कुछ अपवाद छोड़ दें आरंभिक दिनों के, तो उनके सुर स्वयं अलगाववादी तत्वों को प्रेरणा देती रही हैं, उनकी मदद करती रही हैं। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि आखिर यह जो यासीन मलिक और हाफिज की जो मुलाकात है उसमें कहीं ना कहीं हम किसी साजिश की बू देख पाते हैं और यह आने वाले दिनों में कश्मीर घाटी नहीं पूरे हिंदुस्तान के लिए शायद एक खतरनाक पूर्व संकेत है। आप इसको किस रूप में देखते हैं लालवानी जी? जी जी बिल्कुल आपने सही कहा और जो पूर्व वक्ताओं ने बात कही वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा जी कि केंद्र सरकार की जो नीति है या उनका जो चार चरित्र और नियत है उस पर भी हमें शक रहता है जी। इस समस्या में सबसे ज्यादा अगर समस्या शुरुआती दौर में हम देखें, ये कांग्रेस की देन रही है कश्मीर समस्या। अगर नेहरू जी उस समय अगर पटेल जी के हाथ में ये दे देते कश्मीर विलय की बात, तो मुझे नहीं लगता कि आज जो कश्मीर समस्या हम पिछले कई वर्षों से झेल रहे हैं, करोड़ों हजारों अरबों रुपए हमने खर्चा कर दी उसकी सुरक्षा में और आज भी हम वहीं के वहीं हैं। तो ये जो मूल जो बात आ रही है ये कांग्रेस की सोच की आ रही है और शुरू से उनकी समस्या को जो नेहरू जी के समय में थी वो आ रही है। पर आज भी अगर हम देखें तो कांग्रेस का जो घटक दल है, यूपीए का घटक दल है, जो उमर अब्दुल्ला ने जो बात कही है, आपने सही कहा कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये जो उनका घटक दल है वो भी अपनी दिशा से भटक रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे सिनेरियो में केंद्र सरकार लालवानी जी वो तो इस पर चर्चा करते हैं, हम मुद्दे पर आ जाए। यासीन मलिक और हाफिज, यासीन मलिक के साथ अभी क्या व्यवहार किया जाना चाहिए, आपकी क्या राय है? नहीं, मेरा तो ये कहना है कि यासीन मलिक को सबसे पहले तो उसका पासपोर्ट जब्त करना चाहिए
और मेरा कहना है कि उसको देश में आने नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ी बात ये होना चाहिए, केंद्र सरकार को सबसे पहला कदम ये उठाना चाहिए कि उसका पासपोर्ट जब्त करके, कैंसिल करके उसको देश में आने नहीं देना चाहिए। और जिस प्रकार मुझे तो आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि आज जो केंद्रीय विदेश मंत्री खुर्शीद आलम ने जो बयान दिया है कि जब गृह मंत्रालय हमें रिपोर्ट देगा तब हम विचार करेंगे, ये बहुत ही बड़ा हास्यास्पद बयान है कि गृह मंत्रालय जब रिपोर्ट देगा तब हम इस पर प्रतिक्रिया देंगे, हम देखेंगे किस प्रकार के बयान आ रहे हैं। मनीष सिंघवी जी का बयान आया, किस प्रकार से मनीष तिवारी जी का बयान आया, किस प्रकार के जो बयान दे रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी, उनकी जो नीयत है वो साफ नहीं है। सबसे पहले केंद्र सरकार को अपनी नीयत कश्मीर के बारे में साफ रखनी चाहिए और पूरे अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे हमको ये जो संदेश देना चाहिए वो संदेश हम कहीं दे नहीं पा रहे लगता है। लालवानी जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये जो अभी इसके जैसे कहते हैं कि इसकी जो प्रतिक्रिया हुई अफजल गुरु की फांसी के बाद पाकिस्तान में हुई और कश्मीर घाटी में हुई, लेकिन अब वहां से सीमा पार कर यह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी पहुंच गया है। वहां के छात्रों ने प्रदर्शन किया और अफजल गुरु को शहीद बताते हुए उन्होंने मांग की है कि साध्वी प्रज्ञा और नरेंद्र मोदी को भी फांसी पर लटकाया जाना चाहिए, या इस रूप में। और उन्होंने आगे बहुत सारी बातें की, उस पर बाद में आएंगे, लेकिन यह उनकी मांग है। उन्होंने इसको अफजल गुरु को शहीद बताना और साध्वी प्रज्ञा को और नरेंद्र मोदी के लिए फांसी की मांग करना, आखिर यह कहां तक उचित है? क्या यह भी कुछ किसी राजनीति का एक अंग है? देखिए, इसकी सबसे पहले जो शुरुआत हुई देश में, वो जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उन्होंने दी। पहले दिन जो बयान दिया उन्होंने, और उसके बाद जो वो बयान पलटे, तो मुझे लगता है कि ये देश में जो बहस शुरू हुई है, ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के कारण शुरू हुई है और उसके कारण ही पूरे देश में इस प्रकार की हवा फैली है। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो हमको कश्मीर की जो चुनी हुई सरकार है इसको बर्खास्त करना चाहिए, वहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए, सैनिक शासन लगाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद लालभाई जी। आपकी बातों से सबक हो सकता है कि जो स्थितियां हैं उसमें स्वयं कश्मीर में हस्तक्षेप करे कश्मीर के मामले में केंद्र सरकार, और इसका कोई निराकरण निकाले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ देने के लिए। हम आपसे फिर आपके विचारों के लिए आपसे संपर्क करते रहेंगे। शुक्रिया। प्रिय समय, आपने देखा कि ये जो बात है कि मैं अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहा था, वहां सिर्फ ये नहीं हुआ कि अफजल गुरु को शहीद बताया गया और साध्वी प्रज्ञा और नरेंद्र मोदी के लिए गए, वहां यह भी कहा गया, नारे लगे हैं, वी आर ऑल अफजल और हैंड मी टू इंडिया, यू किल्ड वन अफजल एंड गिव बर्थ टू 100 अफजल। ऐसे प्लेकार्ड्स, तख्तियां लेकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रदर्शन किया। यह जिस खतरे की ओर मैं बात कर रहा था कि यह जो अलगाववाद की जो हवा है कश्मीर घाटी से निकलकर भारत में फैलती जा रही है, और एक संप्रदाय विशेष के कुछ सिरफिरे, मैं तो ये कहूंगा कुछ सिरफिरे लोगों को प्रभावित करे, अन्यथा भारत का अल्पसंख्यक वर्ग वो जो है कुछ अपवाद छोड़ दे तो हिंदुस्तान के साथ है, भारतीय रिपब्लिक के साथ है, वह कोई ऐसा नहीं चाहती। लेकिन ऐसे तत्व की हिम्मत कहां से आ रही है जो कि यह कह रहे हैं कि यू किल्ड वन अफजल एंड देयर आर 100 अफजल, है ना? एंड और यही नहीं, अब ये भी कह रहे हैं कि वी आर ऑल अफजल। तो यह आज कुछ 100 छात्रों ने प्रदर्शन किया है कि अगर इस पर क्या तत्काल अंकुश नहीं लगाया गया तो यह एक संक्रामक रोग की तरह और तरफ नहीं फैल जाएगा। बहुत सही बात है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही सिर्फ नहीं है, यह देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है जी। और देश के लिए यह खतरा जब सीमाओं के भीतर कोर हार्ट लाइन में पहुंच जाता है तो यह विस्फोटक होता है। तो यह एक बहुत ही डेंजरस सिग्नल है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यह क्यों होता है ऐसा? यह होता है 3 कारणों से। पहला कारण तो यह है कि हमारा समय खत्म हो रहा है। पहला कारण तो यह है कि यह हमारी वोट बैंक की राजनीति जो सरकार चला रही है, और वो उसके वजह से होता है क्योंकि कहीं ना कहीं यह समझते हैं कि हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। दूसरा, जो एक वीक नीड रिएक्शन है सरकार का इन पृथकतावादी तत्वों के खिलाफ, या जो सेडिशन करते हैं, यह सेडिशन है, इनके खिलाफ जो एक बहुत ही कमजोर, जो एक बहुत ही वीकेस्ट रिएक्शन है, शायद इसलिए बहुत सही कहा कि और तीसरा कारण यह है कि यह एक फैशन हो गया है कि भारत में रहते हुए ही भारत की स्वायत्तता, स्वतंत्रता और इसकी एकता बहुत बहुत धन्यवाद। अब चूंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, तो कहने के तात्पर्य आज का निष्कर्ष रहा कि यह जो यासीन मलिक, हाफिज सईद और जो घटनाएं हो रही है,
या कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति कारण, केंद्र सरकार के कश्मीर के प्रति ढूलभूल नीति के कारण और जो अलगाववादी तत्व हैं उनके खिलाफ कोई ठोस निर्णायक कदम नहीं उठाने का कारण है कि आज इनके पंख पसर चुके हैं और खुलेआम भारत की सार्वभौमिकता पर हमला हो रहा है और विदेश की धरती पर जाके हमारे लिए जो मोस्ट वांटेड हाफिज सईद जैसे लोग हैं और यासीन मलिक जो सपोले के रूप में जिन्हें हम पाल रहे हैं कश्मीर घाटी में, वो जाकर उनके साथ मन शेयर करते हैं, भारत के खिलाफ विश्व भ्रमण करते हैं। इस पर तत्काल अंकुश की आवश्यकता है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलेंगे राजरंग में एक नए विषय के साथ। आप सबों के सामने हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।